कहते हैं हर कपड़े की अपनी कहानी होती है, लेकिन इस लाल चुन्नी की कहानी किसी की मौत से शुरू हुई थी। हर रात ये चुन्नी अलमारी से गायब होती और सुबह किसी और के सिर पर मिलती। जिसने भी इसे ओढ़ा वो जिंदा नहीं बचा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कैरी टेल्स हिंदी में। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटे से शहर में घटित हुई थी। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, अंकित और रिया। अंकित एक स्कूल में शिक्षक था, शांत स्वभाव का सीधा सादा आदमी। रिया एक साधारण हंसमुख लड़की थी। दोनों की सगाई पिछले साल हुई थी। उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी, सावन के महीने की 17 तारीख। दोनों परिवार शादी की तैयारी में व्यस्त थे। घर में रोज मेहमान आते, मिठाई बनती, हंसी खुशी का माहौल था। रिया की माँ ने कहा, बेटा इस बार की शादी यादगार बनेगी, हर चीज नई होगी। लेकिन एक चीज पुरानी थी और वही चीज आगे जाकर सब कुछ बदलने वाली थी। एक दिन रिया की बुआ सुधा बुआ पुराने संदूक से एक लाल चुन्नी निकाल लाईं। उन्होंने कहा, ये चुन्नी बहुत खूबसूरत है, असली बनारसी काम है, तुम्हारी शादी में यही दुपट्टा ले लेना। रिया ने चुन्नी देखी, सच में बहुत सुंदर थी। गहरा लाल रंग, किनारे पर सुनहरी कढ़ाई और बीच में हल्का सा फटा हुआ हिस्सा। रिया ने पूछा, बुआ ये इतनी पुरानी लग रही है, आप इसे कहां से लाईं? बुआ मुस्कुराईं, बेटा यह हमारी खानदान की चुन्नी है, तुम्हारी नानी ने अपनी शादी में पहनी थी, फिर यह किसी ने नहीं पहनी। रिया की माँ ने कहा, अरे पुरानी चीजों में बरकत होती है, रख लो, शादी में काम आ जाएगी। रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चुन्नी सुंदर थी, उसने रख ली। उस रात रिया ने चुन्नी को अपनी अलमारी में रखा। जब वो सोने जा रही थी, उसे हल्की सी खुशबू आई, जैसे पुराने इत्र की। रिया ने सोचा शायद बुआ के हाथ में इत्र लगा होगा, लेकिन जब उसने बत्ती बुझाई, उसे लगा जैसे कोई चीज हिली हो। रिया ने अलमारी की तरफ देखा, चुन्नी का किनारा थोड़ा बाहर लटका था। उसे लगा हवा से होगा, लेकिन खिड़की बंद थी। वो डरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सो गई। दिन बीतते गए, शादी की तारीख पास आ गई। अंकित और रिया की हल्दी और संगीत की रस्में भी हो गईं। हर कोई खुश था। फेरों वाले दिन जब रिया तैयार हो रही थी, उसकी माँ ने कहा, रिया वो लाल चुन्नी निकालो, वही पहननी है आज। रिया ने चुन्नी निकाली। अचानक उसे लगा कि चुन्नी का रंग अब थोड़ा गहरा हो गया है, जैसे ताजे खून का रंग। उसने सोचा शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है। माँ ने चुन्नी उसके सिर पर रखी और शादी शुरू हो गई। शादी शहर के पुराने मंदिर में हो रही थी। जब रिया फेरे ले रही थी, मंदिर के पुजारी ने एक पल को उसकी ओर देखा और ठिठक गए। उन्होंने अंकित के पिता से धीरे से कहा, बेटा ये दुपट्टा किसका है? अंकित के पिता ने कहा, बस घर का ही है, पुराना कपड़ा है। पंडित ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर चिंता थी। फेरे पूरे हुए, शादी खत्म हुई, सबने खुशी मनाई। लेकिन जब सब जा रहे थे, पंडित जी ने रिया की माँ को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटी ये लाल चुन्नी कहाँ से आई? रिया की माँ ने बताया कि यह परिवार की पुरानी चीज है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर ये वही चुन्नी है तो इसे घर मत ले जाना, इसे नदी में बहा देना। रिया की माँ को बात अजीब लगी। उन्होंने सोचा बूढ़े पंडित हैं, बेवजह डराते हैं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। रिया और अंकित अपने नए घर पहुंचे। शहर से थोड़ा बाहर एक छोटा सा घर था, जो अंकित ने किराए पर लिया था। रिया ने जब कमरे में प्रवेश किया तो उसने चुन्नी को बेड पर रख दिया। रात को जब दोनों सोने लगे, कमरे में हल्की सी हवा चली, लेकिन दरवाजे खिड़की बंद थीं। अचानक चुन्नी फर्श पर गिर गई। रिया उठी, चुन्नी उठाई और रख दी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम धीरे से पुकारा, रिया। अंकित ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, कुछ नहीं, बस लगा कोई था। अंकित हंसने लगा, अब शादी के बाद भी डर रही हो? रिया ने भी बात टाल दी, लेकिन नींद आने से पहले उसने एक बात और नोटिस की, चुन्नी अब भी फर्श पर पड़ी थी। अगले दिन सुबह रिया ने देखा चुन्नी पलंग पर नहीं थी, वो नीचे रखी थी और उसके किनारे पर गीले निशान थे, जैसे किसी ने पानी भरे हाथों से छुआ हो। रिया ने चुन्नी को धूप में डाल दिया, लेकिन जब वो कमरे में लौटी, अलमारी अपने आप खुली हुई थी। अंदर वही चुन्नी रखी थी, सूखी हुई और हल्की सी चमकती हुई। रिया को अजीब लगा। उसने सोचा शायद माँ ही सही कह रही थी, पुरानी चीजों में कुछ तो असर होता है। शाम को उसने अंकित को बताया। अंकित ने कहा, रिया तू बेवजह डर रही है, तू बहुत थक गई है, आराम कर। रिया चुप हो गई, लेकिन मन में डर बैठ गया। उस रात रिया को सपना आया। उसने देखा कि वो किसी पुराने मंदिर में खड़ी है, आसपास सब अंधेरा है और दियों की लौ बुझ रही है। वो लाल चुन्नी उसके सिर पर है, लेकिन चुन्नी भारी लग रही है, जैसे कोई चीज उसके अंदर छिपी हो। सपने में उसे किसी और औरत की आवाज सुनाई दी, मेरा वचन अधूरा है, मैं अपना दुल्हा लेने आई हूं। रिया चीख कर उठी, पसीने में भीगी हुई थी। अंकित ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने बस कहा, बुरा सपना था। अगली सुबह सब सामान्य दिखा। अंकित काम पर गया। रिया ने घर साफ किया। जब उसने झाड़ू लगाई तो बिस्तर के नीचे लाल धागे मिले, जैसे चुन्नी के टुकड़े हों। रिया ने उन्हें फेंक दिया। लेकिन शाम को जब वो रसोई में थी, उसे पीछे से किसी ने फिर धीरे से पुकारा। रिया वो पलटी, कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच
लाल चुन्नी अपने आप जमीन पर फैली हुई थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चुन्नी उठाई और बाहर जाकर जला देने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। वो और ज्यादा डर गई। अगले दिन अंकित और रिया मंदिर गए। वहां वही बूढ़े पंडित थे। रिया ने हिम्मत करके पूछा, पंडित जी, इस चुन्नी में क्या है? पंडित ने उसकी ओर देखा, बोले, तुम्हारे घर में मुसीबत है बेटी। ये चुन्नी उस दुल्हन की है जो अपनी शादी के दिन मरी थी। उसका दूल्हा भाग गया था। वह चुन्नी कभी किसी को नहीं पहननी चाहिए थी। रिया कांप गई। पंडित ने कहा, अगर तुम इसे नदी में बहा दो तो शायद मुसीबत टल जाए। रिया ने तय किया कि वो ऐसा ही करेगी। रात में जब दोनों घर लौटे, अचानक तेज हवा चलने लगी। बिजली चली गई। रिया ने चुन्नी को लिया और बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चुन्नी उसके हाथ से निकलकर कमरे में उड़ गई और खुद ही दीवार पर जाकर टंग गई। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। रिया की सांस रुक गई। दीवार पर छाया बनी, किसी औरत की आकृति। वो आकृति बोली, मैं वापस आई हूं अपना वचन पूरा करने। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया अगले दिन सुबह उठी तो उसका सिर भारी था। रात की बातें उसे याद थीं। दीवार पर वो परछाई, हवा का झोंका और वो आवाज जो उसने सुनी थी। वो डरकर उठी और सबसे पहले दीवार की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बस लाल चुन्नी अब भी उसी जगह लटक रही थी जहां उसने उसे देखा था। रिया ने चुन्नी उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, चुन्नी बहुत ठंडी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा छू लिया हो। उसने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। अंकित कमरे में आया और बोला, फिर क्या हुआ? फिर वही चुन्नी देख रही हो? रिया बोली, अंकित, ये चुन्नी अपने आप दीवार पर लटक गई थी। कल रात मैंने इसे फेंका नहीं था। अंकित ने हंसते हुए कहा, रिया, तू बहुत सोचने लगी है। हवा में उड़ गई होगी। चलो नाश्ता करो। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में डर बढ़ गया। अगले कुछ दिन सब सामान्य दिखे। अंकित अपने स्कूल जाता रहा। रिया घर का काम करती रही, लेकिन हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी रिया को लगता कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, कभी बाथरूम में पानी अपने आप चलने लगता, कभी घर की घड़ी खुद रुक जाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि लाल चुन्नी अब रिया के आसपास खुद ब खुद दिखाई देने लगी थी। वो उसे अलमारी में रखती, लेकिन कुछ देर बाद वो चुन्नी किसी और कमरे में मिलती। एक दिन जब अंकित स्कूल से लौटा, उसने देखा कि रिया चुन्नी को अपने हाथ में लिए आईने के सामने खड़ी है। वो बहुत शांत थी। अंकित ने आवाज लगाई, रिया, क्या कर रही हो? रिया पलटी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। वो बोली, अंकित, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाल रंग इतना सुंदर होता है। अंकित हैरान हुआ, क्या मतलब? रिया बोली, जब मैं ये चुन्नी पहनती हूं तो कोई मुझसे बात करता है, कोई जो मुझे बहुत प्यार करता है। अंकित को गुस्सा आ गया। रिया, पागलपन बंद करो। उसने चुन्नी छीनी और अलमारी में फेंक दी। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो अंकित ने पहले कभी नहीं देखी थी। अगले दिन अंकित अकेला मंदिर गया। वहां वही बूढ़े पंडित बैठे थे। अंकित ने कहा, पंडित जी, ये चुन्नी क्या है? मेरी पत्नी अजीब व्यवहार कर रही है। पंडित ने आंखें बंद की और बोले, मैंने तुम्हारी पत्नी को पहले ही चेतावनी दी थी। उस चुन्नी में उस दुल्हन की आत्मा है जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। वह दुल्हन उसी चुन्नी के साथ मरी थी। अब वो किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती। अंकित ने पूछा, तो अब क्या करें? पंडित बोले, अगर चुन्नी को सही तरीके से शांति नहीं दी गई तो वह आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर में बस जाएगी। अगले पूर्णिमा तक समय है। अंकित ने सिर झुका लिया। वो जल्दी घर लौटा। उस शाम अंकित ने रिया को रसोई में देखा। वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, कोई पुराना शादी का गीत। उसकी चाल कुछ अलग थी, जैसे वो कोई और व्यक्ति हो। अंकित ने पूछा, रिया ठीक हो ना? रिया ने बिना देखे कहा, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर हल्का लाल रंग था, जैसे किसी ने सिंदूर फैला दिया हो। अंकित डर गया। वो पीछे हट गया। रिया बोली, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? तुम तो मेरे दूल्हे हो। उसके शब्द सुनकर अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। रात को अंकित ने देखा कि रिया चुन्नी ओढ़कर सो रही थी। वो चुन्नी जो उसने दिन में अलमारी में बंद की थी। उसने धीरे से उठकर चुन्नी हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कोना पकड़ा, रिया की आंखें खुल गईं। वो बोली, इस चुन्नी को मत छूना, ये मेरा वचन है। अंकित पीछे हट गया। उसने देखा कि रिया की आंखें अब बिल्कुल अलग दिख रही थीं, गहरी, लाल और स्थिर। अंकित को अब यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। सुबह अंकित ने रिया की मां को बुलाया। वो आईं और सब सुनकर बोली, शायद हमारी गलती है, हमें पंडित जी की बात मान लेनी चाहिए थी। तीनों मंदिर गए। पंडित ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब चुन्नी को उसके असली स्थान पर वापस रखा जाए। अंकित ने पूछा, कहाँ? पंडित बोले, जहां उस दुल्हन की शादी अधूरी रह गई थी, उस पुराने गांव के मंदिर में। रिया ने सुना और धीरे से कहा, मैं खुद चलूंगी वहां। अंकित और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। रिया बहुत शांत थी, जैसे उसे सब पता हो। अगले दिन वे लोग कार से उस गांव की ओर चले। वो जगह शहर से लगभग 2 घंटे दूर थी। रास्ते में रिया ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो बस बाहर देख रही थी और बीच बीच में धीरे से मुस्कुरा रही थी। जब वो मंदिर पहुंचे, वहां चारों ओर सन्नाटा था। टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और एक पुराना घंटा जो हवा में हिल रहा था। पंडित जी भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, यह वही जगह है जहां 35 साल पहले एक दुल्हन की मौत हुई थी।
उसकी शादी अधूरी रह गई थी। उसका नाम मधु था। रिया ने धीरे से कहा, हाँ मैं वही हूं। सबके होश उड़ गए। रिया ने लाल चुन्नी अपने सिर पर रखी और आंखें बंद की। हवा अचानक तेज चलने लगी। चारों ओर धूल उड़ने लगी। रिया की आवाज अब बदल गई थी। वो बोली, मैंने अपने फेरों का वचन पूरा नहीं किया था, अब मैं अपना दूल्हा लेने आई हूं। अंकित डर गया। वो चिल्लाया, रिया ये तुम नहीं हो। रिया की आंखें चमकने लगीं। वो आगे बढ़ी, अंकित तुम वही हो, वही जिसने मुझे अधूरा छोड़ा था। अंकित ने पीछे हटकर कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आत्मा बोली, हर जन्म में मैं तुम्हें ढूंढती हूं। यहां तक पहुंचते ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में झोंके तेज हो गए। घंटा अपने आप बजने लगा। रिया जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। पंडित बोले, अगर हमने इसे अभी शांत नहीं किया तो ये आत्मा रिया का शरीर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने गंगा जल छिड़का और मंत्र दोहराए। रिया जोर से चीखी, मुझे मेरा वचन पूरा करने दो। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। रिया बेहोश हो गई। लाल चुन्नी जमीन पर गिरकर राख बन गई। अंकित ने उसे उठाया। रिया की सांस चल रही थी। पंडित ने कहा, शांति मिल गई है, आत्मा चली गई। अंकित ने चैन की सांस ली। लेकिन जब वे घर लौटने लगे, मंदिर के बाहर के पेड़ पर वही चुन्नी का छोटा सा टुकड़ा हिल रहा था, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। रिया को उस रात के बाद कई दिनों तक कुछ याद नहीं रहा। वो बस इतना जानती थी कि वो किसी मंदिर गई थी, वहां कुछ हुआ था और फिर सब खत्म हो गया। अंकित खुश था कि अब सब सामान्य है। घर में शांति थी, कोई आवाज नहीं, कोई अजीब घटना नहीं। रिया फिर से हंसने लगी, काम करने लगी और जिंदगी सामान्य दिखने लगी। लेकिन अंकित को एक बात खटक रही थी। कभी कभी रिया की आंखें अब भी खाली लगती थीं, जैसे वो कहीं और देख रही हो। एक दिन अंकित स्कूल से लौटा। रिया रसोई में थी। उसने देखा कि मेज पर एक लाल कपड़ा रखा है। वो बहुत पुराना लग रहा था, किनारे जले हुए, बीच में काला धब्बा। अंकित के कदम रुक गए। वो धीरे से बोला, रिया ये कहां से आया? रिया बोली, ओह ये तो मुझे अलमारी में मिला, शायद पुराने कपड़ों में पड़ा था। अंकित ने चुन्नी उठाई। वही स्पर्श, वही ठंडक। उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, इसे फेंक दो अभी। रिया ने कहा, क्यों, ये तो बस एक कपड़ा है। अंकित चुप रहा। वो समझ गया था कुछ तो फिर से शुरू हो गया है। रात को अंकित ने सपना देखा। वो उसी पुराने मंदिर में था। हवा चल रही थी और किसी ने उसके कान में कहा, वचन अधूरा है। वो पसीने में भीग कर उठा। रिया उसके बगल में नहीं थी। वो उठा और देखा, रिया आंगन में खड़ी थी। उसने लाल चुन्नी ओढ़ रखी थी। आसमान में चांद पूरा था, पूर्णिमा की रात। अंकित चिल्लाया, रिया अंदर आओ। रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी लाल थीं। वो बोली, तुमने वादा किया था फेरों का, आखिरी फेरा अभी बाकी है। अंकित धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रिया ये तुम नहीं हो। रिया ने हंसकर कहा, अब मैं रिया नहीं, मधु हूं। अचानक तेज हवा चलने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। रिया ने दोनों हाथ उठाए और कहा, आज मैं अपना अधूरा फेरा पूरा करूंगी, चाहे ये शरीर मेरा रहे या न रहे। अंकित ने चारों ओर देखा पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर पंडित जी को फोन करने लगा, लेकिन फोन पर बस सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं। रिया अब घर के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी चुन्नी अब जलने लगी थी, लेकिन वो हंस रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पंडित जी खुद आ गए थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आत्मा पूरी तरह नहीं गई, उसका एक हिस्सा चुन्नी के रेशों में रह गया था। उन्होंने अपने थैले से राख और गंगा जल निकाला। अंकित ने पूछा, अब क्या करना होगा? पंडित बोले, आज अंतिम मौका है। अगर इस पूर्णिमा में आत्मा शांत नहीं हुई तो ये हर उस लड़की को पकड़ लेगी जो ये चुन्नी पहनेगी। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया या कहो मधु अब चीख रही थी, तुम लोग मुझे फिर अधूरा छोड़ना चाहते हो। हवा और तेज हो गई। दिए बुझ गए। पंडित बोले, अंकित ये चुन्नी जलानी होगी, लेकिन आग सिर्फ सच्चे मन से ही लग सकती है। अगर तुम्हारे मन में डर है तो आत्मा उसे बुझा देगी। अंकित ने कांपते हुए दिया उठाया। रिया उसकी ओर बढ़ी, मत जलाओ इसे, ये तुम्हारा प्यार है। अंकित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, रिया मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन ये चुन्नी तुम्हें मार देगी। उसने चुन्नी पर दिया रख दिया। पहले लौ बुझने लगी, लेकिन पंडित के मंत्रों की आवाज तेज हुई। फिर अचानक लौ भड़क उठी, चुन्नी जलने लगी। रिया जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज धीरे धीरे किसी और की आवाज में बदल गई। धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई। फिर सब शांत हो गया। हवा रुक गई। चांद की रोशनी साफ थी। रिया अब पूरी तरह ठीक थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बस इतना कहती, जब मैं उस चुन्नी को देखती हूँ तो मन भारी हो जाता है। अंकित ने सब कुछ जला दिया, घर बदल लिया, पुरानी चीजें फेंक दी। वो मान चुका था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक दिन जब वो नई अलमारी सजा रहा था, उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खोला। अंदर एक छोटा सा लाल रेशमी कपड़ा रखा था और उस पर राख की हल्की परत जमी थी। अंकित ने सांस रोकी। उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी, मैं लौटूंगी। तो दोस्तों ये थी कहानी। आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।